सन 1200 के आसपास दक्कन की लाल मिट्टी के गर्भ में गोलकोंडा की खदानें अपना रहस्य छुपाए बैठी हैं। मशालों की कांपती रोशनी में धूल और पसीने से सने खनिकों के हाथ पत्थर तोड़ते हैं और तभी एक कुदाल की चोट पर कुछ चमकता है। वो चमक साधारण नहीं है। वो किसी जीवित प्राणी की आंखों जैसी है, चागब बड़ी, गहरी और जैसे भीतर से जलती हुई। खनिक पीछे हट जाते हैं। उनके हाथ थरथराते हैं। पृथ्वी की कोख से निकला ये पत्थर मात्र खनिज नहीं लगता, ये लगता है जैसे युगों की प्रतीक्षा अब समाप्त हुई हो। इस एक रत्न को देखकर जो भय उपजा है, वो अकारण नहीं, क्योंकि जो इसे थमेगा, उसकी नियति इसी क्षण लिख दी गई है। वारंगल के भव्य दरबार में आज दीप जल रहे हैं, सैकड़ों, हजारों। काकतीय राजा का मुकुट आज एक नई आभा से दमकता है। गोलकोंडा की गहराइयों से निकला वह पत्थर, जिसे लोग स्यमंतक कहते हैं, अब राजमुकुट के केंद्र में स्थापित है और उसकी रोशनी पूरे सिंहासन कक्ष को चांदी की तरह नहला देती है। सेनापति झुकते हैं, कवि स्तुतियां गाते हैं और धूप की सुगंध पत्थर की दीवारों में समा जाती है। पर उस चमक के बीच कुछ आंखें हैं जो राजा को नहीं, उस हीरे को देख रही हैं। लालच की वह दृष्टि मौन है, पर घातक है। शक्ति का यह उत्सव अभी पूरा भी नहीं हुआ कि दिल्ली के सुल्तान की सेनाएं क्षितिज पर अपनी धूल उठाने लगती हैं। सन 1310 दक्खन की लाल मिट्टी पर घोड़ों की टापें गूंजती हैं। मलिक काफूर की सेना, दिल्ली की भूखी तलवार, वारंगल के द्वार तोड़ती है। काकतीय राजा प्रतापरुद्र के महल में आग की लपटें उठती हैं, सोने की मूर्तियां धूल में लौटती हैं। और उस अंधेरे खजाने के भीतर एक प्रकाश, वो हीरा जो सदियों से पृथ्वी की कोख में पला था, अब कटे हुए हाथों से उठाया जाता है। विजेता की मुट्ठी में वह चमकता है, निर्विकार, निर्दोष, जैसे उसे कोई फर्क न पड़ता हो। पर पत्थर झूठ नहीं बोलते, वे केवल याद रखते हैं। और अब ये स्मृति दिल्ली की ओर चलती है, जहां एक और महत्वाकांक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पानीपत का मैदान अभी भी धुएं और रक्त की गंध से भरा है। इब्राहिम लोदी का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। और उस धूल भरी विजय के बीच बाबर के हाथ एक ऐसा रत्न आता है जो किसी भी युद्ध से पुराना है। वो उसे हथेली पर रखता है, एक पारदर्शी अग्नि जो अंदर से जलती है पर जलाती नहीं दिखती। बाबर उसकी कीमत आंकता है, उसे दुनिया की आधी दिन की कमाई घोषित करता है और मुस्कुराता है विजेता की उस अहंकारी मुस्कान से, जो केवल वही मुस्कुराते हैं जो भविष्य को नहीं जानते। ये हीरा अब मुगल राजकोष की शोभा बनेगा, पर शोभा और शाप में अंतर बहुत कम होता है। 1628 ई दिल्ली के लाल किले में मयूर सिंहासन अपनी समग्र महिमा में दमकता है, सोने और रत्नों से जड़ा वह आसन, जिसकी कीमत स्वयं एक साम्राज्य के बराबर है। और उसके ठीक केंद्र में शाहजहां के मुकुट की भांति कोहिनूर। दरबार में मोर पंख की सी रंगीनियां हैं, अगरबत्ती का धुआं हवा में लहराता है और सोने के झाड़ फानूस की रोशनी में वह हीरा ऐसे जलता है जैसे सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। यह मुगल वैभव की परम ऊंचाई है, शक्ति, सौंदर्य और अहंकार का त्रिवेणी संगम। पर इतिहास जानता है कि जो शिखर पर पहुंचता है, उसके लिए केवल एक ही दिशा बचती है। और उस दिशा में
एक पुत्र की महत्वाकांक्षा पहले से प्रतीक्षा कर रही है। 1739 का दिल्ली राख और रुदन में डूबा हुआ। नादिर शाह का तांडव थम चुका है, पर उसकी आंखें अभी भी खोज रही हैं। वह जानता है असली रत्न अभी तक उसके हाथ नहीं लगा। मुहम्मद शाह की पगड़ी की सिलवटों में मलमल के नर्म परतों के बीच कोहिनूर की धड़कन छुपी है। और तभी नादिर शाह एक ऐसी चाल चलता है जो तलवार से भी तीखी है। वह भाईचारे की मीठी रस्म का प्रस्ताव करता है, पगड़ी की अदला बदली का। मुहम्मद शाह के चेहरे पर रंग उड़ जाता है। इनकार करना अपमान है, स्वीकार करना विनाश। बेबसी की इस खामोशी में प्रकाश का वह टुकड़ा एक और विजेता के हाथों में सरक जाता है, और अब वह पश्चिम की ओर यात्रा करने को तैयार है। लाहौर का दरबार सोने और रेशम में नहाया हुआ है। महाराजा रणजीत सिंह शेर-ए-पंजाब अपनी भुजा पर कोहिनूर को बांधते हैं, जैसे कोई योद्धा अपनी ढाल। हीरे की चमक उनकी आंख की रोशनी से मिलती है, एक आंख जो दुनिया देखती है, एक जो इतिहास। 5 नदियों का ये सम्राट जानता है कि प्रकाश और सत्ता दोनों क्षणभंगुर हैं। दरबारियों की जयकार हवा में गूंजती है, केसर की सुगंध धूप के धुएं में घुलती है। पर वह पत्थर, वह मौन साक्षी, पहले भी ऐसे उत्सव देख चुका है, और उनका अंत भी। 1839 की गर्मियों में जब महाराजा की सांसें थमेंगी, तो इस हीरे के इर्द गिर्द एक ऐसा तूफान उठेगा जो पूरे साम्राज्य को निगल जाएगा। मार्च 1849। लाहौर का दरबार आज एक अनाथ की तरह खड़ा है, सूना, निर्जीव, पराजित। 10 वर्षीय दलीप सिंह, रेशमी वस्त्रों में लिपटा एक बालक, ब्रिटिश अधिकारियों के सामने बैठा है। उसकी आंखें बड़ी हैं, जिज्ञासु हैं, उनमें भय नहीं, अनजानापन है। एक अधिकारी आगे बढ़ता है। छोटे से हाथ में वह पत्थर रखा जाता है, ठंडा, भारी, चमकता हुआ। बालक उसे देखता है जैसे कोई खिलौना देखता है। फिर वह हाथ खुल जाता है। कोहिनूर दूसरे हाथों में चला जाता है। दलीप सिंह मुस्कुराता है, वह नहीं जानता कि उसने अभी अभी एक पूरी सभ्यता का हृदय सौंप दिया है। यह मासूमियत इतिहास की सबसे महंगी मुस्कान बन जाती है। और अब वह पत्थर एक नए साम्राज्य की ओर यात्रा आरंभ करता है। 1851, लंदन। क्रिस्टल पैलेस की चमकती दीवारों के पीछे एक पत्थर अपनी नई कैद को पहचानता है। वही पत्थर जो गोलकोंडा की लाल मिट्टी से उठा था, जिसने मुगलों की तलवारें और मराठों के आंसू देखे थे, अब रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा है। सोने की पत्तियों के बीच वह चमकता है, पर यह चमक विजय की नहीं, विस्मरण की है। लंदन की ठंडी हवा उसकी सतह पर फिसलती है, गोलकोंडा की धूप से कितनी अपरिचित। हजारों अंग्रेज उसे निहारते हैं, पर कोई नहीं जानता कि इस पारदर्शी पत्थर के भीतर कितने टूटे हुए साम्राज्यों की परछाइयां रहती हैं। और भारत, वह प्रतीक्षा करता है, आज भी। और आज, शताब्दियों के बाद, वह पत्थर एक विदेशी ताज में जड़ा है, शांत, निर्विकार, मौन। लंदन की ठंडी रोशनी में वह चमकता है, पर उसकी गहराइयों में गोलकोंडा की लाल मिट्टी अभी भी सांस लेती है। उसके हर पहलू में किसी राजा का अंतिम स्वप्न कैद है, किसी माँ की चीख, किसी साम्राज्य का राख होना। वह बोलता नहीं, न हिंदी में, न फारसी में, न अंग्रेजी में। पर जो उसकी गहराई में झांकने का साहस करे,
उसे दिखती है एक पूरी सभ्यता, लुटी हुई पर भूली नहीं। कोहिनूर एक प्रश्न है जिसका उत्तर इतिहास आज भी देने से इनकार करता है, और वह प्रश्न हर भारतीय के हृदय में अनुत्तरित धड़कता रहता है।